Hello, my dear students. So today's topic is factors affecting speed of sound in a gas. आज हम लोग देखेंगे कि साउंड की जो स्पीड है गैस के अंदर उसके कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला जो हमारा फैक्टर है वो है प्रेशर, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड, फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ये सेवन फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट कर सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड को किसी भी गैस के अंदर। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा फैक्टर किस तरीके से इफेक्ट करता है स्पीड ऑफ साउंड को। प्रेशर हम लोग जानते हैं, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है लाप्लास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, देखो लाप्लास न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था पहले उसको करेक्ट करके लाप्लास ने अपने पास एक रिलेशन बताया। ठीक है, और वो जो रिलेशन था वो था अपने पास गामा पी अपॉन रो। ठीक, तो यहाँ पर पी अपने पास प्रेशर है और रो अपने पास डेंसिटी है। अगर मैं यहाँ पे मानूं कि इसका कांस्टेंट टेम्परेचर में टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहा गैस का, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमारे पास जो इक्वेशन होती है पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो पी वी इक्वल टू क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया है, तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन आती है। अब मैं क्या करता हूँ कि वॉल्यूम की जगह मास अपॉन डेंसिटी लिख सकता हूँ, क्योंकि अपन को पता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम की जगह हम लोग मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं। तो इस वॉल्यूम की जगह मैंने मास अपॉन डेंसिटी पुट किया, और जब यहाँ पे देखा तो पी अपॉन रो, और इस एम को मैं इस साइड पे भेजूंगा तो यहाँ से ये सारा का सारा एक नया कांस्टेंट निकल के आएगा। तो पी बाई रो का जो रिलेशन बना वो क्या बना, पी बाई रो एक कांस्टेंट टर्म बना। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पी को चेंज कर रहा हूँ तो मेरे पास रो भी चेंज हो रहा है, मतलब प्रेशर को चेंज करने की वजह से डेंसिटी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है दोनों जो है वो सेम रेशियो में चेंज हो रहा है। सेम रेशियो में चेंज होने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि देखो इस वेलोसिटी के अंदर दो चीजें अपने पास है, गामा है और ये अपने पास है पी बाई रो का रेशियो। तो पी बाई रो का जो रेशियो है वो अगर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, वो अगर अपने पास चेंज नहीं हो रहा, वो हमेशा कांस्टेंट है। ठीक, अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो मेरे पास वेलोसिटी भी क्या रहेगी यार, कांस्टेंट रहेगी। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं, क्या कंक्लूजन यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से कंक्लूजन निकल के आएगा, नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बाय चेंजिंग प्रेशर। अगर हम लोग प्रेशर को चेंज करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दूसरा फैक्टर है इसका डेंसिटी। आओ देखते हैं कि डेंसिटी हम लोग चेंज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड किस टाइप से चेंज होगा। देखो, अगर प्रेशर सेम है किसी भी गैस का और मेरे पास एटोमिसिटी सेम है, एटोमिसिटी सेम होने का मतलब क्या है, गामा की वैल्यू सेम है। दो डिफरेंट गैसेज है फिर भी। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हाइड्रोजन ये भी डायटोमिक है और ऑक्सीजन ये भी डायटोमिक है। तो अगर मैं वेलोसिटी देखूंगा हाइड्रोजन की तो उसको लिखूंगा यार रूट में गामा पी और डेंसिटी ऑफ H2। मैं यहाँ पर प्रेशर का ले रहा हूँ, दोनों गैस के रिगार्डिंग कॉन्स्टेंट ले रहा हूँ। तो डेंसिटी ऑफ किसकी आएगी, हाइड्रोजन की आएगी, और यहाँ पर ऑक्सीजन की टर्म में मैं बात करूंगा तो यहाँ पर डेंसिटी आएगी ऑक्सीजन की। मैं प्रेशर दोनों के लिए सेम लेके चलता हूँ। मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब डिवाइड करूंगा, v वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर डेंसिटी आई किसकी है, ऑक्सीजन की डेंसिटी आई और डेंसिटी आई हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन की डेंसिटी हम लोग जानते हैं 16 टाइम्स होती है किसकी, हाइड्रोजन की डेंसिटी के। इस वजह से मैंने यहाँ पर रो ऑक्सीजन की जगह पे पुट किया 16 रो ऑफ हाइड्रोजन। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें तो डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साउंड के। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी उसकी उसका साउंड की वैल्यू क्या रहेगी यार, कम रहेगी। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसके साउंड की वैल्यू कम। इसका मतलब अगर मैं बोल दूं कि इस पॉइंट से डेंसिटी आप देखोगे तो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन की डेंसिटी है कितनी, 16 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन की डेंसिटी के। इसका मतलब ऑक्सीजन के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो अपने पास क्या रहेगी, कम रहेगी। और किसके अंदर ज्यादा रहेगी स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा रहेगी हाइड्रोजन के अंदर। तो इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। गैस की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। सो नेक्स्ट अपने पास आता है जो फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का सिंपल सा रिलेशन हम लोग बोल सकते हैं डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ह्यूमिड क्लाइमेट को हम लोग जब भी बोलते हैं तो वाटर वेपर की बात करते हैं, और वाटर वेपर जो होता है उसकी डेंसिटी की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे।
डेंसिटी जो है वाटर वेपर की वो होती है 0.8 kg पर मीटर क्यूब। जबकि अगर हम लोग बात करें एयर के डेंसिटी की, तो एयर की डेंसिटी होती है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये किस पे काम करता है? ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर ये वर्क करता है। तो वेलोसिटी इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ गामा पी अपॉन रो। और यहाँ से रो जो है वो हम लोगों ने कहा कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डेंसिटी है। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी हुई, तो अगर वाटर वेपर की डेंसिटी कम है तो स्पीड ऑफ वाटर वेपर में क्या रहे, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर वेपर क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। और डेंसिटी मेरे पास अगर एयर की ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कम रहेगी। हम लोग कंक्लूजन में भी यही बात बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। सो साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्चर। तो हमेशा जो ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट है, जैसे मुंबई हुआ, तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट है और ह्यूमिडिटी वाले क्लाइमेट के अंदर साउंड की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी ड्राई जगह से, है ना। यहाँ पर राजस्थान के अंदर बात करें, काफ़ी सारे जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर एयर होती है वो ड्राई होती है, तो वहाँ स्पीड ऑफ साउंड जो होता है एयर के अंदर वो थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू वॉट, इट कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड इन मुंबई। नेक्स्ट अपने पास फैक्टर है वो है टेम्परेचर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर के वजह से साउंड की स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? देखो हम लोग लाप्लास करेक्शन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला जानते हैं। मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, मैं पी बाई रो की जगह पे कुछ और वैल्यूज पुट करूंगा। वो क्या देखेंगे हम लोग कि पी वी इक्वल टू एन आर टी है। अगर 1 मोल के लिए मैं बात करूँ तो एन की वैल्यू जैसे मैं 1 पुट करता हूँ तो पी वी इक्वल टू आर टी आएगा यहाँ पे। और v हम लोग जानते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी होती है। मैंने मास अपॉन डेंसिटी पुट किया, तो p बाई रो की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, r बाई टी, और ये m साइड आएगा तो r बाई टी m अपने पास आ गया। तो p बाई रो की जगह मैंने लिखा r बाई टी m। ठीक, यहाँ पर अब मुझे पता है कि गामा कांस्टेंट होता है किसी भी स्पेसिफिक गैस के लिए, r कांस्टेंट होता है और m कांस्टेंट होता है। तो हम लोग बोल देंगे कि क्या टेम्परेचर के ऊपर ये क्या कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है गैस के अंदर वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो यहाँ से एक और टर्म निकल के आती है, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। कि चलो ठीक है कि अपने को ये बात तो समझ में आती है कि टेम्परेचर की वजह से स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो रहा है और उसका रिलेशन है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। बट अगर मैं बात करूँ कि 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से कितनी स्पीड ऑफ साउंड में चेंज आएगा, उसके निकालने के लिए हम लोग उस कोफिशिएंट को नाम देते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम लोग यहाँ पे डिनोट कर देते हैं अल्फा से। टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे डिफाइन करेंगे, इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय राइज द टेम्परेचर 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन ऑफ द गैस। अगर किसी भी गैस का 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर हम लोगों को इंक्रीज करना है, तो उस इंक्रीज करने की वजह से हमारे स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। हम लोग जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में कैसे, तो केल्विन को निकालने के लिए डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को हम लोग 273 के साथ ऐड कर देते हैं। तो मतलब देखो कि अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे v जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v नोट मैंने बोला उसको, वो किसके होगा यार, स्क्वायर रूट ऑफ 0 + 273 होगा। और अगर मैं किसी टी टेम्परेचर की बात करूंगा तो वो होगा वी टी इज डायरेक्टली इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ t + 273। मैंने इस वाले रिलेशन को जब फर्स्ट और सेकंड नाम दिया और यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया 2/1 से, तो ये इधर निकल के आया मेरे पास वी टी अपॉन वी नोट। यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा, जो भी कांस्टेंट आया मैंने उसे कैंसिल आउट कर दिया, और यहाँ पे आया वी टी अपॉन वी नोट। इसकी वैल्यू हुई रूट ऑफ t + 273 अपॉन 273। ये जो रूट है इसको हम लोग इस टाइप से पावर में लगा सकते हैं, पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी इसकी। और बाइनोमियल एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करते हुए जब ये पावर आगे आएगी
मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पे इसको डिवाइड किया और इससे इसको भी डिवाइड किया, और प्लस वन जो यहाँ पे बना होगा इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके आया। ठीक, तो 1 + p/273, इसकी ये पावर आगे आ जाती है बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 + x की पावर अगर n होती है और ये बाइनोमियल एक्स 1 + x की पावर n होती है, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग 1 + nx हो जाता है अपने पास, अगर ये वाली टर्म बहुत छोटी होती है। इस वजह से ये हाफ पावर यहाँ आगे आए, तो मेरे पास बना 1 + 1/2 मल्टीप्लाई विथ p/273। इसको मैं फर्दर सोल्व करूंगा, तो यहाँ पे आएगा VT/V0 इक्वल टू 1 + t/2 को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 273 से, तो मेरे पास आया 546। तो जब ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो VT इक्वल टू होएगा V0 ब्रैकेट में 1 + t डिवाइडेड बाई 546। और अगर मैं इस V0 को भी अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो VT इक्वल टू मेरे पास बना V0 प्लस ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो V0t/546। अब हम लोग ये जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वेलोसिटी होती है, स्पीड ऑफ साउंड होती है, वो एयर के अंदर कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो हम लोग किसी भी टी टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं। कैसे? इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और उस टेम्परेचर को पुट करेंगे और हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। तो जब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि VT-V0 इक्वल टू, जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 0.61t। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री अगर मैं चेंज करता, यहाँ पर अगर मैं 1 पुट करूंगा टी की जगह पे, तो 1 डिग्री मैंने इंक्रीज किया होगा, तो 1 डिग्री इंक्रीज होने की वजह से कितना मेरे पास वेलोसिटी में चेंज आएगा, वो आएगा 0.61 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मैं 0.61 मीटर पर सेकेंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 डिग्री राइज करते हो किसी भी गैस के टेम्परेचर को, उसके अंदर जो साउंड की स्पीड होती है उसमें कितना चेंज आता है, उसमें चेंज आता है 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसी वजह से हमारा कंक्लूजन निकल के आता है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड विथ 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर आप किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करते हो तो उसमें साउंड जो है वो कितना से इंक्रीज हो जाएगा, वो 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इंक्रीज हो जाएगा। तो अपने पास अल्फा की वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है, अल्फा जो हम लोगों ने कोफिशिएंट बोला था वो वैल्यू निकल के आती है VT-V0/T। एयर के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अपने पास विंड। तो विंड जो है वो फैक्टर एक इफेक्ट करता है स्पीड ऑफ साउंड को। स्पीड ऑफ साउंड को कैसे इफेक्ट कर सकता है वो, कि जिस डायरेक्शन में विंड है और उसी डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल कर रहा है तो वो उसके साथ ऐड हो जाएगी। अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, केस ले लिया कि हम लोग एक रैंडम केस ले लेते हैं कि मान लो कि साउंड की स्पीड तो इस टाइप से इस डायरेक्शन में है, ठीक है, साउंड ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, और मेरे पास विंड की स्पीड जो है या विंड जो ट्रेवल कर रही है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो इसके साथ ये थीटा एंगल बना रही होगी। अगर ये थीटा एंगल बना रही है तो इसमें दोनों का जब एंगल में एक ही डायरेक्शन में लूंगा तो वहां पे आएगा डब्ल्यू कोस थीटा। इस केस में, किसमें, विंड के केस में। तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी बनेगी, अगर इसकी वेलोसिटी कुछ v रही होगी तो v रिजल्टेंट इक्वल होगा v वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस व्हाट, डब्ल्यू कोस थीटा। अब डिपेंड करता है कि विंड जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है या फिर इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर मेरे पास विंड की स्पीड और इसकी अपने पास वेलोसिटी है साउंड की, वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आएगा। और अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आएगा तो वी जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो आएगा अपने पास v प्लस डब्ल्यू। और सेकंड केस में हमारे पास आ सकता है क्या, कि वेलोसिटी जो है वेलोसिटी प्लस डब्ल्यू कोस 180 आ जाएगा। किस केस में, जब मेरे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड तो अपोजिट डायरेक्शन में है किसके, स्पीड ऑफ विंड के। मतलब विंड अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो साउंड अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उस केस में मेरे पास माइनस साइन आएगा, उनके पास रिजल्टेंट आएगा v रिजल्टेंट इक्वल आएगा v माइनस डब्ल्यू। तो दो फैक्टर हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी, अगर विंड की स्पीड को या विंड को मैं कंसिडर करता हूँ तो हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग भी नया फॉर्मूला या नई वेलोसिटी निकल के आ सकती है। नेक्स्ट है अपना फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो, उसके ऊपर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड अगर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती
तो फिर जो ऑर्केस्ट्रा हम लोग जानते हैं वो हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो एक ऐसी फैक्टर है जिसके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट अपने पास है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है उसके ऊपर भी साउंड डिपेंड नहीं करती, बट अगर वेरिएशन जो होता है वो एम्पलीट्यूड में बहुत ज़्यादा आ गया, वेरिएशन अगर एम्पलीट्यूड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच में लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस आ सकता है। अगर उस केस में लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस आएगा तो फिर अगेन वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, और टेम्परेचर के ऊपर वेलोसिटी डिपेंड करती है, हम लोग वो जानते हैं रिलेशन ये वाला, v is directly proportional to square root of temperature। बट नियर बाय हम लोग बोल सकते हैं ज़्यादातर टाइम पे कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर, जब जब तक एम्पलीट्यूड बहुत ही ज़्यादा लार्ज एक्सटेंट पे ना हो।